नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी जी। इस वक्त दुनिया में हलचल मची हुई है, पर हमारे भारत के अंदर इतनी हलचल मची हुई थी कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हलचल मची हुई है। बट यस, अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो कवर करना बहुत जरूरी था। चाइना फॉर अ चेंज भारत को आजकल मदद कर रहा है। वैसे बांग्लादेश में भी चाइना वॉज क्वाइट सपोर्टिव ऑफ इंडिया, वी शुड नॉट लेट यूएस एंटर दिस एरिया, कुछ उस तरीके से। फिर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए तो वहां पे भी टैसिट कुछ हेल्पिंग आई है, ओवर्टली नहीं, थोड़ा चुपचाप तरीके से। देन अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें चाइना इज बीइंग अ वेरी हेल्पिंग हैंड टू इंडिया। मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है। सेकेंड डेवलपमेंट जो हम कवर करने वाले हैं कि डेल्सी रॉड्रिग्स केम टू इंडिया, निकोलस भी इंडिया आए थे और दोनों के दोनों एक बहुत बड़े भारत के गुरु के फॉलोअर हैं। और इस बीच में इजराइल के साथ ईरान ने एक बहुत बड़ी गेम खेल दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, चाइना हमारे लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर रही है, मगर वो जो भी कर रही है हमारे लिए वो फायदेमंद हो रहा है। उस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, वो हमसे जो उनका झगड़ा है, जो भी हमारे दोनों के बीच में तनाव है, उसको कम करना नहीं चाहती है, मगर भारत उनके साथ कुछ ना कुछ उनके साथ चलना उनके लिए जरूरी है। क्योंकि अमेरिका को काउंटर करना हो तो वो ये भारत के साथ भी उसी समय पंगा नहीं ले सकता है। भारत और अमेरिका दोनों मिल जाएंगे तो अमेरिका चाइना के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए भारत और अमेरिका दोनों के बीच में दरार हो, वो चाइना के लिए अच्छा है। तो वो एक चीज है। मगर आजकल क्या हो रहा है, पिछले 2 महीने में उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे उसको रिलीज करना शुरू किया। देखिए, ये वेनेजुएला से $40 या $35 पर बैरल खरीदा था पहले, तो वो पूरा स्टोर करके रखा था। लगभग 1 साल या 1.5 साल तक इनके पास भंडार पड़ी हुई है। अब जो मार्केट में है 120 या 115 इस रेट पे चल रही है पर बैरल। तो क्यों खरीदना है, उनके पास इतना भंडार पड़ा हुआ है। इसीलिए वो मार्केट में खरीदना कम कर दिया, बंद नहीं किया मगर बहुत कम खरीद रहा है, और फिर अपना रिजर्व्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया ना, डिमांड घट गई। जब डिमांड घट गई तो यहां से जो गल्फ से जो तेल आना था, जो 20-25% जो भी आना था, चाहे वो बबल मंडप से हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हो, लगभग 30% वहां से आना है। उसके ऊपर डिमांड कम होगी, तो इसीलिए वहां थोड़ा आपको जो जो वहां से बाहर आना था वो उसमें कमी आपको दिख रहा है। फिर भी उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है दुनिया में। ये चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसके चलते हुए ये सब हुआ है। मगर इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। वो उनके ग्रीन पीस, ये एनवायरनमेंट, ये फलान ढिमकान, ये सब बकवास करते करते वो उनके अपने खुद के रिफाइनरीज पूरा बंद कर दिए हैं। तो उनके, आप अमेरिका जाएंगे तो उनके पूरे आसमान जो है नीली नीली दिखेगा, कोई पोल्यूशन नहीं है। मगर पोल्यूशन पूरा चाइना, भारत और बाकी एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया है। पोल्यूशन, चाइना में जो पोल्यूशन हो रहा है चाइना के लिए नहीं हो रहा है, अमेरिका के लिए हो रहा है ना। तो ये चीज है। तो उनका रिफाइनरी हम कर रहे हैं, रिलायंस हो या आईपीसीएल हो, हमारी भारत की रिफाइनरीज दुनिया में लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी रिलायंस के पास है, दुनिया में नंबर 1 है रिलायंस। फिर दूसरा हमारी जो आईपीसीएल है, बाकी जो हमारी हर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, सबके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो हम एक रिफाइनिंग जायंट है, भारत एक रिफाइनिंग जायंट है, इसीलिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। तो अब क्या किया, जब वेनेजुएला से वो निकोलस मोडोरो को उठा लिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डेल्सी रॉड्रिगोस को बिठा दिया उधर, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बिठा दिया, और उनके तेल पे पूरा कब्जा कर लिया अमेरिका। और जो तेल चाइना जा रहा था, $40 इस रेट में भाव पे जा रहा था, वो सब भारत को डाइवर्ट कर दिया। भारत को डाइवर्ट करके भारत के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि आप रशिया से मत खरीदो। भारत ने क्या किया, वेनेजुएला से तेल उठा लिया, फिर रशिया से भी हम उठाना शुरू कर दिया, वो तो बंद नहीं किया। अभी अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, मई महीने का, जो हम कहां से किस किस देश से लिया है उसका एक आंकड़ा निकल के आया है। उसमें हमें पता चलता है कि
पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा तेल हम रशिया से खरीदा। रशिया से जो खरीदते थे ना पहले, उससे उसमें 10 महीने का हाईएस्ट खरीद जो है वो पिछले महीने मई में था। और 38% हमारी जो 100 रुपया का तेल खरीदते हैं उसमें 38 रुपीज का खरीद जो है वो रशिया से आ रहा है। तो बाकी वेनेजुएला से आ रहा है, तीसरा ओमान से आ रहा है। तो वी हैव डाइवर्सिफाइड। ये जब हमने किया है तो हमारी तेल सस्ता है, एक। दूसरा, हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है। जिस भाव से हम खरीद रहे हैं और जिस प्रोसेसिंग चार्जेस उस पर डाल के हम उसको बेच सकते हैं। मगर बाकी देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका क्या करना है, उनको तेल तो निकाल सकता है, मगर फिर भारत को भेजना है या कहीं और भेज के उसको रिफाइनिंग करके फिर वापस लाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फिर लॉजिस्टिक्स, फिर रिफाइनिंग चार्जेस, ये सब उनके पेट्रोल पंप्स में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया में हुआ है। कैलिफोर्निया में लगभग $6 पर गैलन हो गया। तो अभी आगे जाने का खतरा है। इसीलिए भारत जब रशिया से खरीद रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही है। और तो चिल्ला रही है बीच बीच में, मगर कुछ नहीं कर पा रही है। हर महीने वेवर दे रही है, कुछ ना कुछ करते जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। हम दोनों से ले रहे हैं, वेनेजुएला से ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं। और डेल्सी रॉड्रिगेज भारत आई हुई है 4 दिन की यात्रा में। मोदी जी से मिली, फिर बाकी हमारी जयशंकर जी से सबसे मिली, अजित डोभाल जी से सबसे मिलने के बाद वो गई है आंध्र प्रदेश में, पुट्टपर्ती में गई है। पुट्टपर्ती के जो सत्य साई बाबा अभी तो नहीं रहे, वो समाधि हो गया उनका, ये उनके शिष्य रही है। डेल्सी रॉड्रिगेज और निकोलस मोडोरो दोनों भगवान सत्य साई बाबा के शिष्य थे। वो कनेक्शन भी है भारत के साथ, इसीलिए वो सीधा वहां गई, मत्था टेक के फिर वापस जा रही है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। तो ये पूरा चर्चा हुआ है। अभी जो हम पैसे हम वेनेजुएला को देते हैं खरीदने के लिए, वो वेनेजुएला को हम नहीं दे रहे हैं। कोई एक नॉस्ट्रो अकाउंट जो बनी है उस पे हमें पे करना है। वो उसका कंट्रोल पूरा डोनाल्ड ट्रंप के पास है। उसमें से कितना पैसा वो खुद के लिए, अपना परिवार के लिए उठा रहा है, बाकी सब वेनेजुएला को दे रहा है, किसी को पता नहीं है। तो ये चीज है। तो हमारे लिए गल्फ ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा तो भी हमारे लिए हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ चुके हैं। चाइना क्या कर रही है, उनके खुद के जो रिजर्व है वो बाहर निकाल रहा है। तो दो बड़ा देश, चाहे वो चाइना हो या भारत हो, जब गल्फ के ऊपर डिपेंडेंसी आपका कम हो गया तो यहां से तेल नहीं आएगा तो भी ज्यादा दुनिया में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी भी इतना वहां लड़ाई होने के बावजूद वो 100, 105, 110 के बीच में ही सिमट गई। नहीं तो आज तक वो 150, 150, 160, 70 तक जाना था। बहुत से लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे ये 200 भी पार कर देगा। ये वो उस नौबत से हम, चाइना ने एक तरफ से वो बचाया, दूसरा भारत ने बचाया, दोनों ने बचाया। तो ये चीज जो है, अमेरिका इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो बेबस है और ईरान के सामने घुटने टेक दिया। अभी इनको जो चिल्लाना है डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते रहेगा, मगर अब वो तो सबको पता चल रहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू कठपुतली है। यहाँ जब शांति की वार्ता चल रही थी इनके साथ, ईरान के साथ, इजराइल ने क्या किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया, पूरा ईरान का जो प्रॉब्लम है, ये जो युद्ध है, वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के झोले में डाल दिया और वो खुद जाके लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर वार करना शुरू कर दिया और लेबनान, साउथ लेबनान को कब्जा करना शुरू किया। ग्रेटर इजराइल का इनका जो प्रोजेक्ट था, सीरिया तो थोड़ा कैप्चर कर लिया ऑलरेडी। जब जोलानी आ गया था उसी समय जाके लोग वहां गोलान हाइट से और आगे चले गए, वहां की जो बड़े बड़े चट्टान थे वो सब कब्जा कर लिया। अब जॉर्डन का जो दक्षिण में एक लिट्टानी नाम का एक नदी चलती है, वहां तक ये लोग इनके पूरे कब्जा हो गया ईरान का, इजराइल का, और उससे आगे भी जा रहे हैं। उसके आगे कुछ वहां किले हैं जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब क्रूसेड्स आए थे यूरोप से, यहाँ की इनके होली क्षेत्र जेरूसलेम, बेथलेहम, इनको छुड़वाने के लिए, इस्लामिक कंट्रोल से छुड़वाने के लिए वो लोग आए थे, उनके किले थे, वो लेबनान में, उनके ऊपर आज इजराइल की परचम लहरा। तो ये जब कब्जा करना शुरू किया तो ईरान ने बोला ये तो डील नहीं था। डील ये थी कि जब सीज फायर होगा, दोनों फ्रंट में सीज फायर होगा, इजराइल भी वहां कुछ नहीं करेगी और आप भी कुछ नहीं करोगे, मगर ये तो करते ही जा रहा है।
तो डोनाल्ड ट्रंप से जो लोग पूछे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि भाई वहां सीजफायर ऐसे ही होता है। और एक मजेदार बात बोला है कि वो देखिए हम डिफेंसिव अटैक किया है। भाई अटैक कर रहे हो, डिफेंसिव कैसे हो सकता है? वो जाके बंदर अब्बास में बम डाल रहा है और बोल रहा है डिफेंसिव है, सीजफायर चल रहा है। सीजफायर कैसे चलेगी जब बम डाल रहे हो आप? तो ये बकवास बकवास की गेम्स खेलना शुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका ने। 2 महीने तक वेट किया ईरान ने, नोट्स एक्सचेंज करते गए हैं। बीच में असीम मुनीर जो दलाली कर रहा था उनको भेज रहे थे, तो ये सब चल रहा था। पर उनको भाई बस हो गया, अभी ज्यादा हो गया, अभी हम जो करना है हम करेंगे। तो वो स्ट्रैटेजिकली पूरा सिचुएशन को पलट दिया। पहला जो किया एफपीवी ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो है वो हिजबुल्लाह को दे दिया, नाइट विजन उनके पास पहुंचा दिया। तो वो एक्चुअली फुटेज वो रिलीज किया हिजबुल्लाह ने। इनके जो इजराइल के जो टैंक्स हैं, इनके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, जो भी है वहां सादर्न लेबनान में, वो साफ साफ रात के अंधेरे में भी दिख रहा है। जाके उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कानून लेके आया, उसके तहत उनके नुकसान जो भी हो रहा है इजराइल के अंदर, उसके तस्वीर या वीडियो कोई रिलीज करेगा 5 साल जेल जाएंगे। तो इसके चलते हुए वहां से आपको फुटेज नहीं मिल रहा, ठीक है ना, मगर नुकसान बहुत हो रहा है। तो पहला ये किया। दूसरा, जब अमेरिका ने दोबारा इनके ऊपर अटैक किया तो उसको एस्केलेट करते हुए कुवैत में बम्बार्डमेंट किया, और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बम्बार्डमेंट किया। उसमें भारत का भी एक नागरिक वहां उनका बलिदान हो गया था, वो मर गया था उधर, हम जानते हैं। फिर इसमें बहरीन के ऊपर अटैक किया, बहरीन में इनके जो ठिकाने हैं अमेरिका का, उसके ऊपर अटैक किया। तो वो भी एक मैसेज था। फिर भी इजराइल नहीं रोका। इजराइल का क्लियर था, अमेरिका आप ईरान को संभाल लो और हम हिजबुल्लाह के इसके पीछे जाएंगे, तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका सीजफायर आपके बल्ले बल्ले, हम यहाँ करेंगे। तो ईरान ने बोला ये नहीं चलेगा। फिर अल्टीमेटली इजराइल के ऊपर वो बम्बार्डमेंट करना शुरू। अब इजराइल करेगा तो क्या करेगा? एक तो वो हिजबुल्लाह से भी वो मार खा रहा है, दूसरा यहाँ से हौती भी उनके ऊपर मिसाइल डालना शुरू कर दिया, ईरान भी बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया, तो और हिजबुल्लाह से भी मिसाइल आ रहे हैं। तो ये जाएंगे तो कहां जाएंगे, किसके साथ लड़ेंगे? इतने डाइवर्सिफाई कर दिया ना, 3-4 फ्रंट में लड़ना पड़ रहा है इजराइल को। तो इजराइल एक सिचुएशन पे आ गया। फिर इजराइल और अमेरिका असीम मुनीर को पकड़ के फिर उनको ईरान को एक मैसेज भेज दिया कि भाई आप हमें हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम भी कुछ नहीं करेंगे। अभी इजराइल थोड़ी सुनेगा, कोई भरोसा रहेगा इनके बातों पर? आज कुछ बोलेंगे, कल सुबह कुछ और करेगा। ये बोलते बोलते वहां बम्बार्डमेंट होते रहेगा। ईरान तो सुनने वाला नहीं है, तो उनको जो करना है वो कर रहा है। तो ये हालत हो गई। अमेरिका का पूरा क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप का उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहा। मैं ये बिल्कुल मैंने पिछले बार भी देखा था, हमारी जो दर्शक ने ईरान एक राक्षसी शक्ति है, उनको आप समर्थन कर रहे हो, ये बहुत गाली देते हैं हमें। हम ईरान के पक्ष में नहीं खड़े हैं, हम एक एनालाइज कर रहे हैं, युद्ध कौन कौन क्या कैसे लड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ईरान भी एक उनकी मानसिकता भी बहुत खतरनाक है, जिहादी मानसिकता है उनकी, और वो भी रेडिकलाइज्ड है। और लड़कियों के साथ क्या किया, माशा अमीनी के साथ क्या किया, आज हजारों तादाद में वो लोग कैसे मारा, उनको फांसी में लटका दिया, ये सब जानते हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, हम बस ये दोनों में जो युद्ध नीति है, जो वॉर गेम्स जो चल रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं। उस एनालिसिस में ईरान अभी जीत रहा है। तो ईरान को तो नुकसान होगा ही होगा, उनको पता है, मगर इनको नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसके बीच में इनके जो कॉस्टली $30 मिलियन ड्रोन्स, जो जनरल एटॉमिक से इनके जो रीपर ड्रोन्स है, उसको गिरा रहा है ईरान। तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बहुत से इनके जो ऑपरेशन शुरू करने के लिए बहरीन से निकले थे, बहरीन से या कतार से, मिड एयर वो पर्शियन गल्फ में गायब हो रहा है। तो सेंटकॉम, जो अमेरिका का जो सेंटकॉम वहां एक्शन करती है, वो ये नहीं कह रहा, वो बोल नहीं सक रहा है कि क्यों गायब हो गया, एक इंसिडेंट हुआ करके बोल रहा है। वो ये नहीं कह सकता है कि ईरान ने हमें मारा है, हमें थप्पड़ मारा है, ये नहीं बोल सकता है। और ईरान फुटेज दिखा रहा है, हमने उनके शिप के ऊपर वार किया, यहाँ कमांड कंट्रोल थी तो हमने उसके ऊपर वार किया।
तो धीरे धीरे से ये नैरेटिव जो है इनके खिलाफ जा रहा है। 42 एयरक्राफ्ट गिराई इस युद्ध में अमेरिका का, ईरान ने गिराया 42 एयरक्राफ्ट अमेरिका। तो ये चीज है, दोबारा पूरे फुल स्केल वॉर में जाने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह ईरान को बर्बाद करे, और वो इजराइल तो लड़ नहीं सकता, उनके पास वो क्षमता नहीं है। वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जाके ईरान को तबाह करें, और ये जंग नहीं रुकना है, और अमेरिका जारी रखना, ये उनका सोच है। तो इसीलिए लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर वो बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत दिन से यही ये लुक्का छुपी चला। फिर जब ईरान ने पलटवार करके इजराइल के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, गेम चेंज हो गया। तो ये है, ये पूरा गेम ये चल रहा है। तो भारत ने क्या किया, वहां जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो ओमान हो चाहे यूएई हो, दोनों को हमारे पक्ष में ले, तो वहां से हम एक 2000 किलोमीटर की अंडर सी गैस पाइपलाइन ओमान के साथ, जो बहुत साल पहले हमने डिस्कस करके छोड़ दिया था, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया। फिर उसका अप्रूवल होंगे, उसका लॉजिस्टिक्स वो सब होंगे, आने वाले महीनों में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर बाकी उनके जो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में जितने भी पोर्ट्स हैं, वहां से माल उठाने का हमने उनसे अग्रीमेंट कर दिया। सेम थिंग विद यूएई। यूएई तो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ओपेक कंट्री से वो बाहर निकल गया, उनके ऊपर दबाव था, वो 2 मिलियन बैरल से ज्यादा वो प्रोडक्शन ना करें, उनके ऊपर दबाव था। उनका कैपेसिटी 5 मिलियन तक था, 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे कुछ था उनका कैपेसिटी, वो 6 मिलियन बैरल पर डे तक जा सकता है। मगर आप 2 मिलियन या 2.5 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा ओपेक इनको प्रोडक्शन नहीं करने दे रही है। तो बोला ऐसी की तैसी यार, आने वाले 10 साल के बाद कोई तेल को पूछने वाला नहीं रहेगा, आपको हाइड्रोजन आएगा, फिर ईवीज आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। तो ये 10 साल में हम जो कमाना है 10 साल में कमाना है। इसलिए ओपेक, ये कोई 50-60s की जो डायनासोर है, इसको हम छोड़ देंगे करके वो बाहर निकल गया। निकलते ही भारत पहला देश था उनके साथ समझौता कर लिया। वी आर एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म डील्स विद देम। मोदी जी गए थे वहां यूरोप जाने से पहले, यूएई गए था, फिर एमबीजेड आके उनसे मिला था ना, एयरपोर्ट में, एरो ब्रिज में मिले थे दोनों। तो ये चीज है। तो वी आर फिक्सिंग आवर एनर्जी नीड्स। हमारी पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो भी इंटरनेशनल रेट है उसके ऊपर 20 या 25 डॉलर आप रिफाइनिंग के लिए खर्च आप डाल दो, वो उस रेट पे हम यहां कर सकते हैं। फिर भारत सरकार ने बहुत से कस्टम्स, ड्यूटीज, टैक्सेस, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आई, तो इसके चलते हुए हमारी तेल भी 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। मगर अमेरिका में देखिए 50-60% ऊपर चला। तो जहां इतना तेल की भंडार है, वो ये कहता है कि सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल हम दे सकते हैं। उस देश में 50-60% इजाफा हो गया तेल में, भारत में नहीं हुआ। तो इलेक्शन के चलते हुए हमने रोक के रखा था, वो अलग बात, इलेक्शन तो अभी नहीं है, तो फिर भी 10% से ज्यादा नहीं हुआ। इसके कारण मैं आपको एनालाइज कर रहा हूं। एक, चाइना जो कम खरीद रही है, इसीलिए डिमांड घट गया, वो इंटरनेशनली भाव भी थोड़ा 100-110 के बीच में ही है, वो एक चीज है। दूसरा, भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है और अमेरिका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए सस्ता तेल भारत को मिले वो अमेरिका के फायदे में भी है। इसीलिए वेनेजुएला के तेल हमें मिल रहा है, रशिया से जब हम खरीद रहे हैं अमेरिका कुछ नहीं खरीद रही है। वो दूसरी बात है। और तीसरी, हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिया। गल्फ ऑफ हार्मोज एक 5 साल तक बंद भी पड़ा रहेगा, हमारे पास तेल की कोई दाम नहीं। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ इंटरनेशनल गेम वी आर प्लेइंग। हम इस जलजल में और इस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमारी हाथ गंदा नहीं करना चाहते। जो असीम मुनीर कर रहा है वो उनको बल्ले बल्ले वो करना है, करने दीजिए। हम हमारी इंटरेस्ट को चलते हुए हम जो करना है वो कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं। फिर हमारी कनेक्टिविटीज हो, हमारी एनर्जी नीड्स हो, हमारी रेयर अर्थ मिनरल्स का चीज हो, ये सब हो रहा है। एंड सोने पे सुहागा जो हो गया वो चीज है, हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमें तेल की भंडार मिल गई, तेल की गैस की भंडार मिल गई। तो यू कैन इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग। वी आर क्वाइटली साइलेंटली प्लेइंग अ डिफरेंट गेम व्हाइल ये सब लोग इसमें फंसे हुए हैं।
तो वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम ऑन टुगेदर। राइट, थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल। और जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।